नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सोशल अवेयरनेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी जी। अभिनव छारी जी एक युवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं और युवाओं के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता बनाए रखते हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल सोशल अवेयरनेस में। अभिनव जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, कहाँ से रही और आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से और क्यों की? मेरी प्राथमिक शिक्षा तो ग्वालियर से रामकृष्ण विद्या मंदिर से रही है, जिसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जीवाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, 5 साल का लॉ कोर्स किया। उसके बाद मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी डिप्लोमा किया है और एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ पुणे से भी डिप्लोमा किया है। उसके बाद मैं क्षेत्र में आया, सेवा के भाव से आया और चुनाव में अब अग्रसर हूँ। और चुनाव लड़ने का कोई कार्यक्रम, नेता बनने का, राजनेता बनने का कोई एक दिन का विचार नहीं था। जैसे आप और अब जब बचपन के मित्र होते हैं, 4वीं से 5वीं 7वीं क्लास में होते हैं, आपस में जब चर्चा करते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। मेरे 4वीं क्लास के मित्र भी आपको बता देंगे, यार कि अभिनव, तू तब भी नेता बनना चाहता था, तू आज भी नेता बनना है, तू अपने सपनों से नहीं भटका है। तो राजनीति में आना मेरा बचपन का सपना था, कोई राजनीतिक चस्का नहीं था। अच्छा, मतलब ये आपका जुनून था शुरू से ही? आपका शुरू से। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो और आपके स्पेसिफिक विज़न क्या क्या है जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो और आपको लग रहा है अगर मैं विधायक बन गया तो कुछ हो या ना हो, मैं इन मुद्दों को जरूर पूरा करूंगा, इन चीज़ों को, इन कार्यों को अवश्य पूरा करूंगा। चुनावी मुद्दे तो जैसे कि राजेश जी कई सारे हैं इस क्षेत्र में। जैसे शिक्षा की दृष्टि में भी मैंने जैसे देखा, क्योंकि मेरी स्वयं की उम्र 30 साल है और जब से होश संभाला है तो 10-15 साल से क्षेत्र में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, 9 साल से राजनीतिक रूप से सक्रिय हूँ। तो शिक्षा की दृष्टि में कभी भी क्षेत्र के किसी भी नेता ने कोई भी विचार नहीं किया। इसके अलावा अगर अपन स्वास्थ्य की दृष्टि में देखें तो अस्पताल में कोई भी नियमित रूप से डॉक्टर नहीं रहता है तो अनुपस्थित रहता है, या कोई ऐसा डॉक्टर रहता है जो योग्य नहीं है या अपनी योग्यता की क्षमताओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक नागरिक के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिससे अम्बा पुरसा का क्षेत्र वंचित रहा है, तो मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ है। अच्छा, आपने बोला कि मुझे समाज सेवा करने का शौक़ था, मुझे राजनीति में जाने का शौक़ था, लेकिन समाज सेवा तो राजनीति के बगैर भी की जा सकती है और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर बंदा राजनीति में जाए और तभी समाज सेवा करे। तो आपने इस चुनाव से पहले या फिर अभी तक आपने कोई ऐसे सोशल वर्क किए हैं? बिल्कुल, मैं बालकाल से ही सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। जैसे गत 7 से 8 वर्षों से जहाँ जिस संस्थान में पढ़ता था, तो बिस्मिल जी के शहादत दिवस पर हम रक्तदान शिविर लगवाते हैं। हर साल 19 दिसंबर को लगभग 100 से 150 यूनिट ब्लड इकट्ठा होता है, जो किसी भी समाज के लोग को, किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। उसके अलावा हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती पर साइकिल रैली भी निकालते हैं। 2 बार मैंने अपने ही क्षेत्र में, एक बार बरवाई में, एक बार भिखारीपुरा में, जो बिल्कुल गरीब परिवार हैं उनकी 11-11 कन्याओं के विवाह भी किए हैं समाज के सहयोग से। इसके अलावा क्षेत्र में जैसे अभी कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, तो बाढ़ की जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमें पता चला कुछ गांव डूब गए हैं, अनाज डूब गया है, जानवर चले गए हैं, लोगों को घर की क्षति हुई है। तो क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उस समय के लिए हम जो मदद कर सकते थे, उनको भोजन पहुंचाना, उनको आश्रय की व्यवस्था करवाना, टेंट की व्यवस्था करवाना, ये सारी व्यवस्थाओं में मैं काफ़ी अग्रसर रहा। मेडिकल सुविधाओं में मैंने उनको काफ़ी मदद करी। आपने बाढ़ का जिक्र किया तो उस टाइम काफ़ी नेताओं का, काफ़ी समाज सेवियों का नाम आगे आया था, लेकिन आपका कहीं कोई ऐसा ना ही कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पर या फिर ऐसा कहीं कोई नहीं था। तो क्या आपने अपने आप को छिपाए रखा, आपने अपने आप को शो नहीं किया कि हाँ मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इसको मुझे दिखाने का कोई मकसद नहीं है मेरा, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, वैसे जब मेरा मानना ये है, जैसे बड़े बुजुर्गों से शिक्षा दीक्षा मिली है कि अगर एक हाथ भलाई करे तो दूसरे हाथ को पता ना चले। जितने आप काफ़ी सामाजिक नाम ले रहे हैं या नेताओं के नाम ले रहे हैं, काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र के ऐसे जनप्रतिनिधि रहे, नेता रहे, जिन्होंने केवल हेलीकॉप्टरों से दौरा तो किया, लेकिन ज़मीन पे उतरकर मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी की पीठ पे भी हाथ रख के ये कहा कि हम आपके साथ हैं। जी 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 जी। अच्छा, एक और सवाल अभिनव जी, आपको जब आपने इस चुनाव में आने का सोचा तो आपको कहीं भी ये नहीं लगा कि मेरा कंपटीशन जो है, मेरा कंपटीशन एक दिग्गज नेताओं से जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से है सत्यप्रकाश जी और बीजेपी से है
कमलेश जाटव जी, तो आपको कहीं कुछ ऐसा ही लगा कि मेरा कंपटीशन इतना बड़े नेताओं से होगा तो मैं कैसे फेस करूंगा चीज़ों को, या फिर मैं कैसे क्या? नहीं राजेश जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा चुनाव लड़ने का कभी भी कोई मन नहीं था। मैं पहले से एक संगठन से जुड़ा हुआ था जी। लेकिन कहीं ना कहीं संगठनों से चूक होती है, कोई ना कोई भूल होती है, जो जनता की मनोभावना को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। और जब जनता की आप मनोभावना को नहीं समझोगे और किसी ऐसे अप्रिय व्यक्ति को उनका जनप्रतिनिधि बनाने के लिए आगे रखोगे तो जनता उससे नाराज़ हो जाती है। तो जब जनप्रतिनिधियों का जब नाम घोषित हुआ कि इनको हम संभावित प्रत्याशी बनाते हैं या प्रत्याशी बनाते हैं, तो सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर हमारे यहाँ आए, और जो कि बड़े थे, साथी थे, छोटे भी थे, तो छोटे भाइयों ने निवेदन किया, साथियों ने बोला, बड़ों ने आदेश दिया कि अभिनव चूंकि सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो शिक्षित भी हो, पारिवारिक रूप से भी आप संपन्न हो, सारे लोग आपके ठीक काम करते हैं, समाज के लिए आप बड़े प्रेरणा देने के लिए काम भी करते हो, समाज से प्रेरणा लेके भी काम करते हो, तो आप हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी इज्जत के लिए आप चुनाव में आगे आएंगे। तो जीत दिलाने की निश्चित उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया। उसके बाद मैं चुनाव में अग्रसर हुआ। दूसरा बिंदु जो आपने मेरे को बताया कि बड़े प्रत्याशी, तो मेरा मानना यह है कि प्रत्याशी बड़ा नहीं होता, कहीं ना कहीं संगठन बड़े हैं। प्रत्याशी मेरी दृष्टि में कहीं भी बड़े नहीं, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों ने, एक का कार्यकाल 5 साल रहा और एक का कार्यकाल 15 महीने रहा। तो 5 और 15 साल के रिपोर्ट कार्ड जो जनता के पास है, मुझे नहीं लगता कहीं भी नीली स्याही से कुछ लिखा है, सब जगह लाल स्याही से लिखा हुआ है। और लाल स्याही का अर्थ आप भी अच्छे से समझते हैं। जनता की नाराजगी थी, जनता ने उनको जवाब देने के लिए अपनी तरफ से एक जनप्रतिनिधि खड़ा किया। तो संगठन भी जनता से चलता है, कंप्यूटर तो चलाते नहीं है। चुनाव भी जनता ही लड़ती है, इसीलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। तो जब जनार्दन का आदेश था मेरे लिए, स्वयं श्री कृष्ण का आदेश था, तो बंसी वाले के आदेश माना मैंने। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये नहीं लगता कि अगर आप विधायक बन भी जाते हो तो, या फिर चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो जो सत्ता में होती है उनका थोड़ा सा ज़्यादा चल सकता है, या फिर जो प्रत्याशी, जैसे कि आप विधायक बनते हो तो आपके पास ना तो सेंट्रल का पावर रहेगा ना यहीं स्टेट का पावर रहेगा, तो आप क्या लगता है कि आप काम कर पाओगे, जो आपके मुद्दे हैं उनको फुलफिल कर पाओगे? केंद्र और राज्य की सरकार में सत्ता में होना बात एक अलग होती है और जनता का जनप्रतिनिधि होना बात एक अलग होती है। ये बिल्कुल संभव है कि सरकार बहुत सारे काम नहीं करने देगी, लेकिन जब मैं सरकार के सामने अपने क्षेत्र की न्यायपूर्ण बात रखूंगा, विकास की बात रखूंगा, तो उस विकास की बात पर अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं ये सूचना जनता तक भी जाएगी कि जो भी सरकार सत्ता में है वो जब जनता की मनोभाव को नहीं सुन रही है, उनके चुने हुए प्रतिनिधि की बात नहीं सुन रही है, तो अगली बार सरकार को भी जवाब देगी जनता। जी। अच्छा, एक और चीज़ कि आप बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में क्यों ना आए और आप ही क्यों सत्ता में आओ? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या ऐसी खूबी है जिससे कि जनता आपको विधायक के लिए चुने? जनता राजेश जी जो चाहती है, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती है कि जो उनके बीच में बना रहे जी। और जितना इतिहास कालखंड में उठा के देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि जनता में एक बार आता है 2 महीने के लिए और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाता है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जनता के बीच में पिछली बार भी संगठनों से जुड़ा रहा, 8 साल से जुड़ा था, कई बार टिकट की बात आई, अन्य चर्चाएं आई, लेकिन मैंने कभी मन छोटा नहीं किया अगर मेरा नाम कहीं भी पीछे हो जाता है तो, क्योंकि मेरे को सामाजिक कार्य करने था, सामाजिक सरोकार करना था, लोगों से जुड़ा रहना था। तो लोगों की मनोभाव ये रहा कि आप सत्ता में रहें या नहीं रहें, पार्टी में रहें या नहीं रहें, चुनाव में रहें या नहीं रहें और टिकट मिले या ना मिले, आप अगर हमारे बीच इतने लंबे समय तक आते जाते रहे तो आपने हमारा दिल जीत लिया है, और जिसने दिल जीत लिया हम उसको आगे रखें। इसका मतलब आप जब जनता के समक्ष जाते हो तो जनता की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल रहती हैं कि आपको बिल्कुल है, इस चीज़ का बिल्कुल विश्वास है कि जनता इस बार मुझे अच्छे से विजय दिलवाएगी, प्रचंड बहुमत से। जी जी जी। तो दोस्तों, ये थे अभिनव जी जिनको आप देख और सुन रहे थे। दोस्तों, हर एक पार्टी का अपना अपना प्रत्याशी होता है, हर पार्टी का अपना मुद्दा होता है, काफ़ी समीकरण होते हैं, आंकड़े होते हैं, लेकिन इन बातों से राष्ट्र तिलक नहीं होता। राष्ट्र तिलक आप करते हो, वोटर आप हो, तो अपने प्रत्याशी को अच्छे से देखिए, जानिए, परखिए, ठोकिए, समझिए कि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो कितना सही दावा कर रहा है, और इन वादों का, इन ये जो वादे प्रत्याशी आपका कर रहा है उनका आने वाले सालों में कितने ये मुद्दे या फिर कितने ये जो कार्य बताए हैं वो सही साबित होने वाले हैं। धन्यवाद।